बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के बाद चारों जो सूबाई असम्बलीज़ हैं इनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया है और बाकायदा तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 93 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्लीम कर लिया है। यानी कि पहले कौमी असम्बली में 39 अफराद के नोटिफिकेशन हुए थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात है, और अब चारों सूबाई असम्बलीज़ में कुल मिलाकर 93 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया गया है। इनमें जी पंजाब में जो तादाद है नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 29 है, जबकि KP में ये तादाद 58 है और सिंध असम्बली में 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार दिया गया है और यूँ कुल मिलाकर ये 93 बन जाते हैं और इसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। लेकिन अभी तक मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें PTI का तस्लीम नहीं किया गया। जिस तरह से कौमी असम्बली थी, कौमी असम्बली में सिर्फ 39 अफराद को किया गया और 41 को नहीं किया गया। यूँ पंजाब और दीगर को मिलाकर सिर्फ 93 अफराद को किया गया, बाकी को नहीं किया गया। और इसकी क्या रीज़न है जी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या एक रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो ये हैं कि चूँकि जो एक पार्टी सर्टिफिकेट है जो कि अभी उन आज़ाद अरकान की जानिब से सबमिट करवाया गया है, तो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए तो उनका चेयरमैन कौन है, दस्तखत ज़ाहिर सी बात अगर चेयरमैन ही किसी को तस्लीम नहीं किया जा रहा तो चेयरमैन के ही दस्तखत से ये वेरीफाई होना है, ये तस्दीक होना है कि ये PTI का सर्टिफिकेट ये सबमिट करवा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है जी कि फिर हम अब क्या करें, हम कैसे इनको PTI का तस्लीम कर लें। तो ये जी एक रोड़े अटकाने की बज़ाहिर कोशिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि वो अरकान जिन्होंने इलेक्शन से पहले पार्टी सर्टिफिकेट सबमिट करवाए हुए थे उनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर किसके सिग्नेचर्स थे। तब भी तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ही मसला बना था ना कि बल्ले का निशान PTI से छीना गया। तो तब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया था या अगर वो सिग्नेचर पहले के थे और बाद में तो फिर PTI नहीं रही, उनसे बल्ला छीन लिया गया तो कोई चेयरमैन नहीं था, तो फिर उनको कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो साफ लग रहा है जी कि वहाँ पर कुछ और रवैया है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का कुछ और रवैया है। बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक पॉजिटिव ख़बर ये है कि पंजाब में भी जो बड़ी तब्दीली है वो आ चुकी है और पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात पार्लिमानी जमात पंजाब असम्बली में आ चुकी है। और मरीम नवाज़ के लिए ये बड़ी अलार्मिंग एक ख़बर इसलिए भी है क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं इनमें सनम जावेद साहिबा का नाम भी है और वो भी पंजाब असम्बली में आ रही हैं। और सनम जावेद और मरीम नवाज़, आप खाली इमेजिन कीजिए कि पंजाब असम्बली में मंजरनामा क्या होगा कि एक तरफ मरीम नवाज़ होंगी और दूसरी तरफ सनम जावेद होंगी। सनम जावेद से ऑलरेडी मरीम नवाज़ की जो एक है दुश्मनी कह लें या एक ज़ाती रंजिश कह लें, जिस हद तक चीज़ें वो लेकर गई हुई हैं, और जब पंजाब असम्बली में वो आमना सामना करेंगी तो उस वक्त उनकी क्या हालत जो है वो होने जा रही है। बहरहाल ये बड़ी जो तब्दीली है वो पंजाब में आ चुकी है। फिर इसी तरीके से जी दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो कि चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, इनके ऊपर एक मुकदमा खोला गया। मुकदमा तो 2 साल पुराना है लेकिन इसे ज़्यादा हाईलाइट तब किया गया जब बतौर चीफ जस्टिस उनकी जानिब से कुछ इकदाम किए गए और फिर इसी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट भी लाया गया। उनकी साहबजादी के ऊपर ये एक मुकदमा था जी कि गाड़ी की टक्कर से कोई 2 अफराद जो हैं वो जाबाक हुए हैं। तो वो मुकदमा करते करते 2 साल तक कुछ उसके ऊपर उस तरह से पेशरफ नहीं हुई, लेकिन 2 साल के बाद अचानक जब चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कुछ इकदाम उठाए, सुप्रीम कोर्ट में आए, तो तब एकदम से चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई और जो लवाहिकीन वगैरह थे वो भी आए। देखिए, जहाँ तक इंसाफ का मामला है वो तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आइनों कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है ये सोचने के ऊपर चीज़ें मजबूर करती हैं कि 2 साल पुराना वाक़या था, 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसा ही वो चीफ जस्टिस बने कुछ इकदाम उन्होंने उठाए तो एकदम से चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो गई, मीडिया पर आना शुरू हो गई, एक किस्म की कंपेन आप कहें या प्रोपेगेंडा आप कहें वो उनके अगेंस्ट शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ है जी कि उनकी साहबजादी के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो गए हैं। गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत का केस, जज की बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं।
इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2022 में गाड़ी की टक्कर से मरने वाले शकील तनोली केस में ये पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने शानजे मलिक के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शानजे मलिक जो हैं वो जस्टिस शहजाद मलिक जो हैं उनकी साहबजादी हैं। जून में सुप्रीम कोर्ट में जज के ओहदे का हल्फ उठाया था जस्टिस शहजाद मलिक ने, और उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर कहा था कि शकील तनोली केस का फ़ैसला आने तक ख़ुद को बतौर जज केसेस सुनने का अहल नहीं समझता। बहरहाल जी ये एक और अहम जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो भी तलब किया गया है, और आज शाम 4 बजे जो इजलास है वो भी कौमी असम्बली का होने जा रहा है, और इसमें एक और जो इलेक्शन एक्ट है तरमीम के लिए वो बिल आज पेश किया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको कल एक ख़बर दी थी और वो ख़बर आज दुरुस्त साबित हुई है कि जो नैब तरमीम का एक ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया था और इसमें 14 की जगह 40 दिन का रिमांड रखा था, इस पर कानूनी टीम मशवरे दे रही थी कि ये नैब ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है इसको ऑर्डिनेंस ही रहने दिया जाए। टर्म अपना जो टाइम है मुकम्मल करने के बाद जो है वो सितंबर में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको कानून की शक्ल दी गई तो कल को हमारे ख़िलाफ़ भी ये यूज़ हो सकता है। तो बहरहाल जी इस पर अब उसे कानून में तब्दील नहीं किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल है वो आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जो 43 नुकाती एजेंडा है उसके मुताबिक ये एक और बिल है वो पेश करने जा रही है हुकूमत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम होने जा रहा है 4 बजे। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है इमरान खान साहब की आज थोड़ी सी चपकलिश कहें या हल्की फुल्की जो लड़ाई है वो हुई है अडयाला जेल में। और ये जो नैब का तोशाखाना केस था गालिबन इसकी समाअत थी या 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, इसमें जी इमरान खान साहब की कुछ जो है वो तलखी हुई। जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं मुजफ़्फ़र अब्बासी, अच्छा मुजफ़्फ़र अब्बासी के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि जब नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट केसेस थे ये तब भी थे, जब जरदारी के ख़िलाफ़ केसेस थे ये तब भी थे, बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते थे, और अब इमरान खान के अगेंस्ट केसेस हैं तो ये तब भी पेश हो रहे हैं और बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हो रहे हैं। लड़ाई किस बात पर हुई? इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि नैब वाले ज़मीर फ़रोश होते हैं और इन्हें पैसे दो और कोई भी काम करवा लो। अब इस जुमले को मुजफ़्फ़र अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने अपने ऊपर ज़ाती हमला समझा और इस पर उन्होंने थोड़ा नाराज़गी का भी इजहार किया और कहा जी कि मतलब इमरान खान साहब से भी कहा जी कि देखिए आप एक टी सेट है वो इतने का मिलता है, आप तोशाखाना से इतने का ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोचा जाए तो इमरान खान साहब की जानिब से एक तो उनको नहीं कहा गया, एक ओवरऑल जनरली नैब के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की, वो इसको अपने ऊपर ले रहे हैं तो ये अलहदा बात है। बहरहाल इतनी चीज़ तो है कि जो नैब है अब यही मुजफ़्फ़र अब्बासी है ना कि पहले मरीम नवाज़ के अगेंस्ट ये लड़ते रहे मुकदमा, फिर उसके बाद एंड पे जब चीज़ें पहुंची तो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ सबूत भी ये फिर पेश नहीं कर पाए, तो फिर क्यों आप मरीम नवाज़ मतलब थे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेकिन वो सबमिट नहीं कर पाए। तो अगर नहीं चीज़ें कर सके थे और वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीज़ें तब्दील हो गई थी ऊपर पे, पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बाद में फिर इनकी हुकूमत आ गई, तो ये उस हिसाब से चलते रहे, जिस तरीके से इनको ऑर्डर दिए जाते रहे उस हिसाब से ये चलते रहे। और पहले मरीम नवाज़ के अगेंस्ट लड़ते रहे, फिर अचानक से आप जो है वो हक में हो गए, और फिर उसके बाद पहले इमरान खान के उसमें लड़ते रहे और फिर अचानक से आप मुखालिफ हो गए। तो जाहिर सी बात है आपकी जो लाइन थी वो एक तो नहीं रही, वो तब्दील होती रही। जिस तरीके से नैब रेफरेंसेस बनाता रहा, आपको देता रहा, आप उसको जो है वो आगे लड़ते रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो इमरान खान साहब की बात एक तरह से ठीक भी है, लेकिन खैर रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है इमरान खान साहब ने फिर माज़रत वगैरह कर ली, और मकसद जो था या कहने की जो बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जनरली नैब के हवाले से कहा था, इंडिविजुअली या ज़ाती तौर पर उन्हें हिट करने की जो कोशिश थी वो इमरान खान साहब की जानिब से नहीं की गई। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ी अनहोनियाँ की हैं और इसी वजह से वो आज तनहा भी रह गए हैं। तनहा कैसे रह गए? 3-4 रीज़न्स आपके सामने मैं रखता हूँ जी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब सिर्फ अक़लियत में नहीं हैं बल्कि वो तनहा रह गए हैं, और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए जो 2 एडहॉक जजेस तैनात हुए हैं जैसे सरदार तारिक मसूद और मुशीर आलम साहब, वो शायद उनकी जो तन्हाई है वो दूर कर सकते हैं क्योंकि वो अभी अभी ने तैनात हुए हैं। अच्छा, एक तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि काजी साहब जो उनके अपने हम ख्याल समझे जाते थे, जब वो चीफ़ जस्टिस बने
तो उन्होंने जो अपनी डायरेक्शन थी वो चेंज कर ली और अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो गए। यानी कि वो जजेस जिस लाइन पर खड़े हुए थे वो आज भी उसी जगह पर खड़े हुए हैं, लेकिन काजी साहब उनके सामने जाकर खड़े हो गए। तो जाहिर सी बात है अपोजिशन ऑटोमेटिकली हो गई, और ये उनकी वजह से नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जो थे वो जब ओहदे पर बैठे तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो जाहिर सी बात है फिर जो जजेस हैं वो मुखालिफ ही होंगे या हम ख्याल तो फिर नहीं रहेंगे। दूसरी नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब मतलब है कि इस हद तक चीज़ों को आगे लेकर गए कि आप देखें जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, एक नोट जारी किया गया और फैसला थोड़ा डिले से लिखने पर उनके हवाले से चीफ साहब की जानिब से क्या क्या चीज़ें कही गई, और असल में जो बैकएंड पे चीज़ थी वो ये थी जी कि मखसूस नशिस्तों के केस का जो तहरीरी या तफसीली हुक्मनामा है वो ताख़ीर से क्यों जारी किया जा रहा है, उसे जल्द अज जल्द जारी किया जाए। तो काजी साहब ने उसमें ये एक तंज और एक टोंट भी शामिल था जी कि जल्दी जो तहरीरी फ़ैसले हैं वो आप जारी करें। फिर इसी तरीके से जस्टिस आयशा मलिक साहब के साथ जो रवैया था, ओपन कोर्ट में इनका जो रवैया था, और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के एटीट्यूड का भी कहा जाता है जी कि मसला है किसी की वो सुनते उस तरह से नहीं हैं, और जजिस के भी के हवाले से भी जब बातचीत की जाती है तो किसी और ही तरफ वो निकल जाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो 6 जजिस वाला मामला था उसमें चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब की जानिब से क्या किया गया, एक किस्म का मामला तो दब ही गया हुआ है, चीफ साहब की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा अब क्या हो गया जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत दर्ज हैं उसकी डिटेल काजी साहब ने मांग ली है, और शिकायत उन 6 में जिन 6 जजिस ने लेटर लिखा था उन 4 जजिस के अगेंस्ट शिकायत दर्ज हैं, तो उनके लेटर के ऊपर एक्शन लेने, मुदाखलत के हवाले से कोई काम करने के बजाय उनके ख़िलाफ़ जो शिकायतें आई हैं उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो मांग ली गई हैं चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की जानिब से। तो चीफ साहब बिल्कुल तनहा हो गए हैं, और अब जो एक्सटेंशन वाला मामला था वो भी नहीं होने जा रहा। पहले तो तफसीली फ़ैसला आएगा, फिर उसके बाद ही वो चैलेंज हो पाएगा, और ऑलरेडी अक़लियत में हैं, और पार्लियामेंट में भी उनका अब 2/3 अक्सरियत नहीं रही, तो किस तरीके से तरमीम होगी। तो एक्सटेंशन वाला भी जो मामला है वो भी कादी साहब का वो भी अब ख़त्म हो गया, अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। तो जो लेगेसी अपने पीछे वो छोड़ कर गए हैं वो यही है, और इसी लेगेसी की वजह से आज वो तरह भी खड़े हुए हैं, और इनके जो अपने हम ख्याल थे वो हम ख्याल नहीं रहे। इरफान सदीकी साहब मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन और सीनियर रहनुमा हैं, नवाज़ शरीफ के बड़े करीब भी हैं। इन्होंने ये कहा है जी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम कोई जो और पेशकश है वो नहीं करेंगे। अच्छा, एक तो 2 चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। कोई और पेशकश नहीं करेंगे से मुराद ये हो गया कि इससे पहले पेशकश की जाती रही और इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया जाता रहा, यानी कि आप इमरान खान साहब से डील मांगते रहे, NRO मांगते रहे, और इमरान खान साहब की जानिब से नो डील कहा जाता रहा। इमरान खान साहब ने किसी किस्म का भी NRO देने से इनकार किया, यानी कि वो तमाम ख़बरें या इमरान खान साहब का इनकार करना या कुछ चीज़ों के ऊपर प्रोपेगेंडा करना वो सब बेबुनियाद था। इमरान खान साहब जो इनकार करते थे वो बिल्कुल दुरुस्त करते थे। इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि किसी को NRO नहीं मिलेगा तो उनसे NRO मांगा जाता था, डील मांगी जाती थी, तो वो ये कहते थे। तो एक तो उनके बयान से इस बात की तस्दीक हो गई कि आपने अप्रोच किया, माफ़ी मांगी, मिन्नत तरले किए, डील की या NRO की कोशिश की, लेकिन आपको नहीं मिला। और अब आप क्यों ये कह रहे हैं जी कि कोई मज़ीद पेशकश नहीं की जाएगी, उसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो ताकतवर हलके हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे साइडलाइन हो रहे हैं, और जो मामलात हैं वो बैक एंड पर चीज़ें वगैरह चल भी रही हैं, लेकिन उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा है जी कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और इसको भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि न्यूट्रल का मतलब ये है कि गैर सियासी हो जाएं। तो इनको ये पता है कि अगर वो गैर सियासी हो गए तो फिर उसके बाद तो उन्हीं बैसाखियों के ऊपर हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, और इमरान खान साहब ने हमें कोई डील देनी नहीं है। तो फिर इस वजह से हम ये एक बयानिया कर देते हैं जी कि हम कोई पेशकश अब नहीं करेंगे, कोई डील नहीं होगी, और कोई अपना एक बयानिया बनाएंगे, असम्बलियाँ तहलील करेंगे, और उसके बाद जो है वो अवाम में जाएंगे। लेकिन आपके इन तमाम तर प्रोपेगेंडों में, बयानियों में अब अवाम नहीं आने वाली। अच्छा, सुहेल वाइस साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, सिर्फ एक पैराग्राफ में पढ़ूँगा जी, और इसमें भी ये जो मैंने डील के हवाले से चीज़ें आपको बताई हैं कुछ तस्दीक हो रही है। वो कहते हैं जी कि किसी की पेशानी पर सलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूत हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या ये तल्ख बात इन्हें हज़म ना हो, मुक़तदरा के बड़े आज ये तस्लीम ना करें, खलीजी ममालिक राज़ी हों या नाराज़,
मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हों या पाबंदियाँ लगाएं। गर्ज ये कि रद्द अमल जो भी हो, अगर तजादिस्तान ने आइनी बंदोबस्त के तहत चलना है और खून खराबे ज़ोर ज़बरदस्ती से बचना है तो सियासी बहरान के हल के लिए ये कड़वा घूंट पीना होगा। मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा। चाहे ना चाहें, इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर तजादिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि एक तो वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं जो कुछ मर्ज़ी आप कर लें, इमरान खान तो आ रहा है। दूसरे नंबर पर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तजादिस्तान ने आइनी बंदोबस्त के तहत चलना है और खून खराबे ज़ोर ज़बरदस्ती से बचना है, यानी कि अभी तक जो चीज़ें हो रही थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कहा जा रहा था वो सब और सब गैर कानूनी गैर आइनी थी और अभी तक मामलात हुकूमत के भी जो है वो गैर आइनी तौर पर चल रहे थे। अगर आइनी तौर पर चलना है तो इमरान खान आएगा तो आइनी तौर पर चीज़ें चलेंगी, और अगर आपने खून खराबे से बचना है और ज़बरदस्ती से बचना है तो फिर यही है जी कि इमरान खान को आना होगा और ये सारी चीज़ें आइन व कानून के मुताबिक ही होंगी। तो ये जी सुहेल राय साहब एक और बड़ी तस्दीक कर रहे हैं इमरान खान साहब के आने की। राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।